गुड मॉर्निंग क्लास। सो हमारा शुगर केन चल रहा था। शुगर केन में हम वेराइटीज के बारे में पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट वेराइटीज इज सलाइन और अल्कलाइन वेराइटी। ऐसी वेराइटी जो सलाइन सोइल में और अल्कलाइन सोइल दोनों के अंदर यूजफुल रहेंगी। तो COS767, COS95222 एंड COS93278 एंड UP9530। ये इंपॉर्टेंट वेराइटी हैं, तो आप इनको पढ़ लेना। नेक्स्ट फोगी एरिया, जहाँ पे धुंध एरिया रहती है, जहाँ पे फोग रहती है, तो उस एरिया के लिए COS767, COS64। तो ये इंपॉर्टेंट वेराइटी, इनके बारे में भी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट प्लांटिंग टाइम की अगर बात करें तो शुगर केन को 1 ईयर टू मैच्योर और सब ट्रॉपिकल स्टेट में लगाया जाता है। 1 ईयर लगता है जनरली, इसको एनुअल क्रॉप है और इसको सब ट्रॉपिकल स्टेट में लगाया जाता है। अभी एनुअल क्रॉप क्या होती है? ऐसी क्रॉप जो एक साल में हमें एक बार ही फसल देती है। ऐसी क्रॉप जो हमें एक साल में एक बार फसल देती है, या फिर एक साल में एक बार जो हमें क्रॉप देगी, डेट इज कॉल्ड एनुअल क्रॉप। ठीक है। और इसको ज़्यादा लगाया कहाँ जाता है? यूपी के अंदर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार। तो यहाँ पर जो स्टेट में लगाया जाता है, तो उस शुगर केन को बोलते हैं इकसाली। क्या बोलते हैं? एक साली। ठीक है। हाउएवर इन सम ट्रॉपिकल स्टेट इट मैच्योर इन 18 मंथ। कुछ में तो 12 मंथ में हो जाता है, कुछ में 18 मंथ में होता है। लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तो उसे बोलते हैं अर्धसाली। क्या बोलते हैं? अर्धसाली। और उसे बोलते हैं एक साली। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें कि इसको स्प्रिंग सीजन के अंदर हम लगाते हैं, फरवरी टू मार्च। और मार्च जो होता है बेस्ट टाइम होता है केन प्लांटिंग का, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में। और फरवरी के अंदर उत्तर प्रदेश में, और जनवरी फरवरी के अंदर बिहार में। ओके। तो प्लांटिंग टाइम की बात करें तो एज वी मूव टुवर्ड ईस्ट, जैसे जैसे हम मूव करेंगे ईस्ट की तरफ, इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जो प्लांटिंग है ना, वो दिसंबर से फरवरी में की जाती है। ठीक है। तो नेक्स्ट शुगर केन। जो शुगर केन है उसको प्लांट किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन। ऑटम प्लांटिंग अगर कर रहे हैं हम, तो वो 15 सितंबर टू अक्टूबर होगी। स्प्रिंग की फेब टू मार्च होगी। ठीक है। और इसको हम डीप फरो बनाएंगे, या फिर ट्रेंच मेथड, या फिर रिंग पीट करेंगे, या फिर पेयर्ड रो मेथड से हम इसको ग्रो करेंगे। अब ये डीप फरो क्या होती है? डीप फरो में क्या करते हैं, हम रिजेस बना देते हैं और डीप फरो बना देते हैं। ऐसे ऐसे सिस्टम तैयार करते हैं हम, डीप फरो सिस्टम, और उसके अंदर शुगर केन की हम क्या करते हैं, प्लांटिंग करते हैं। दूसरा ट्रेंच सिस्टम, मतलब ऐसे खड्डे बना दिए जाते हैं, ट्रेंच। ठीक है। और उन ट्रेंच के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी फसल को ग्रो करते हैं। नेक्स्ट रिंग पिट मेथड, तो ऐसे रिंग बना दी जाती है, उसको खड्डा कर दिया जाता है, उसके अंदर हम किसको ग्रो करते हैं, शुगर केन को। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट अगर सीड रेट की बात करें तो रीजन टू रीजन ये भी वेरी करते हैं। जो सीड रेट है वो जनरली 35,000, मतलब 35,000 टू 45,000 होने चाहिए। और जो इसके सेट्स होते हैं ना, यहाँ पे सीड नहीं डालते हैं, यहाँ सेट डालते हैं। अब ये सेट्स क्या होते हैं? सेट वो होते हैं जहां पर क्या हो, देखो ध्यान देना, जहां पर ये हो, देखो बड हो। ये आपने शुगर केन में देखा होगा, यहाँ बड होती है ना? तो ऐसा सेट होना चाहिए जहाँ पे 3 बड हो, 1 2 3। तो 3 पेयर तक हमें क्या करना है, इसके सेट को लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें सीड ट्रीटमेंट की। सो सीड तो होता नहीं है इसका, तो जैसे ही हमने सेट को कट किया, सीड को, सॉरी, सेट को कट करने के बाद 0.1 या फिर 1 ग्राम पर लीटर कार्बेंडाजिम सॉल्यूशन में हम इसको 15 मिनट तक डीप करेंगे। ठीक है। जो क्या करेगा, ग्रासी शूट डिजीज, स्मट, रेटून, स्टंटिंग, ऐसे डिजीज को नहीं आने देगा। ठीक है। फॉर कंट्रोल ऑफ दिस डिजीज ट्रीट द सीड मटेरियल विद मॉइस्चर एयर 40 टू 6 डिग्री सेल्सियस टू 30 मिनट। अगर हमारे ये डिजीज आती हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जो सेट हैं
उसको 52 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक हॉट एयर से क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। और जो एयर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए। ठीक है। टर्माइट को कंट्रोल करने के लिए हम सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं, लाइक मेलाथियोन, डाइमिथोनेट। ठीक है, इससे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर मेलाथियोन डालते हो तो 2 मिलीलीटर पर लीटर, और डाइमिथोन डालते हो तो 3 मिलीलीटर पर लीटर 15 मिनट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर इसकी स्पेसिंग की बात करें तो स्पेसिंग इसके अंदर चाहिए 60 to 100 सेंटीमीटर, रो टू रो। ठीक है, एक रो हमने यहाँ लगा दी, एक रो हमने ये लगा दी, एक रो हमने ये लगा दी, तो इस रो टू रो डिस्टेंस है ये 60 to 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर फार्म यार्ड मैन्योर की बात करें तो 20 to 25, नाइट्रोजन 150, मतलब 3 कट्टे डायरेक्टली अगर याद करें तो 3 कट्टे याद रख लो। और P2O5 हमारा 125 एंड K2O चाहिए 100। ठीक है। अब ये डबल डोज क्यों गई यहाँ पे, देखो पूरा ईयरली क्रॉप है ना, ईयर क्रॉप है, इसलिए इसको इतनी अमाउंट ऑफ डोज रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें वीड मैनेजमेंट की, तो वीड को हम मैनेज कर सकते हैं एट्राजीन से। 2 किलोग्राम एट्राजीन या फिर 750 ml ऑक्सीफ्लोरोफेन को 500 लीटर वाटर में मिला के हम प्री इमरजेंस थर्ड डे ऑफ प्लांटिंग अगर डाल देते हैं बाय फैन टाइप नोजल और डिफ्लेक्टर, तो उससे क्या होता है, हमारा वीड कंट्रोल हो जाता है एज इट इज़ अ प्री इमरजेंस। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, ग्रामोसोन डाल सकते हैं 2.5 लीटर, उसके साथ में 2,4-D सोडियम साल्ट डाल देंगे। ठीक है, अपॉन 2.5 हेक्टेयर पर किलोग्राम पर हेक्टेयर, और 500 मिलीलीटर पानी मिला के 21st डे ऑफ प्लांटिंग हम इसको लगा देंगे, तो वहाँ पे हमारा वीड नहीं आएगी। ओके। नेक्स्ट अगर बात करें पैरासिटिक वीड स्ट्रिका की प्रॉब्लम है, जिसके अंदर पोस्ट इमरजेंस आने बाद 2,4-D सोडियम साल्ट का अगर 1.25 किलोग्राम पर हेक्टेयर डाल दे तो 500 लीटर वाटर के अंदर, ठीक है, तो उसे कंट्रोल हो जाएगा। या फिर 2,4-D की स्प्रे कर दे। ठीक है। और नेबर क्रॉप ना होनी चाहिए कॉटन और भिंडी की, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, 20% यूरिया ऑल्सो फॉर कंट्रोल, 20% यूरिया डाल दो, जिससे जो स्ट्रिगा है ना वो कंट्रोल हो जाता है, या उसका डायरेक्ट स्प्रे कर दो। ठीक है। प्री प्लांट एप्लीकेशन ऑफ ग्लाइफोसेट, प्लांट लगाने से पहले ग्लाइफोसेट की एप्लीकेशन करवा दो, जितना गांजा सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है। 2% अमोनियम सल्फेट 21 दिन के बाद करवा दो, या फिर डायरेक्ट स्प्रे करवा दो 2.2 किलोग्राम पर हेक्टेयर ग्लाइसोफेट। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें कि हर्बिसाइड को हम कैसे कर सकते हैं बाय मैन्युअली, तो जूनियर होए से हम रिजिस बना के उसको 25, 55 और 85 डे के बाद हम इसको कैप प्लांटिंग के बाद क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा वाटर मैनेजमेंट। तो हम वाटर मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो हमें याद रखना है कि जितने भी क्रिटिकल स्टेजेस हैं उस स्टेज में हमें वाटर देना है उसे। अगर बात करें रेनफॉल की, तो रेनफॉल जो इसको रिक्वायर्ड है डेट इज 2000 to 3000 रेनफॉल, किसके लिए, एक साली के लिए। और 1.5 साली के लिए क्या चाहिए, 3200 to 3500 mm। ठीक है, और एडिक्वेट इरिगेशन इसे चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें सब ट्रॉपिकल एरिया में, तो 1400 to 1800 mm इसे क्या चाहिए, रेनफॉल चाहिए। अब बात करें इरिगेशन को, हम 7 दिन में एक बार इरिगेशन दे देना चाहिए। फर्स्ट अगर बात करें 1 to 35 डेज प्लांटिंग के बाद, दूसरा 36 to 100 डेज, देन 101 to 270 डेज, देन 15 डेज मैच्योरिटी के बाद, देन 271 डेज पे। टोटल अबाउट 30 to 40 इरिगेशन नीडेड होते हैं पूरे इसको, शुगर केन को। ठीक है, बट हमें देखना है कि कितना वहाँ पे अगर रेनफॉल हो रही है तो उस टाइम पे इरिगेशन को हटा दो, अदरवाइज इरिगेशन को लगा दो। क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें 250 टन वाटर रिक्वायर्ड होती है अगर हमें 1 टन शुगर केन चाहिए। 1 टन शुगर केन को प्रोड्यूस करने के लिए 250 टन पानी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल से याद रख लो, 250 टन वाटर से क्या बनेगा, 1 टन शुगर केन।
ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें मेथड, हम इसमें लगा सकते हैं फरो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, ट्रेस मल्चिंग, कुड बी यूज टू इकोनॉमिकल इरिगेशन, उसके हिसाब से कर सकते हैं। अब स्प्रेइंग की बात करें तो 2.5% यूरिया डाल सकते हैं, 2.5% म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल सकते हैं, या 3 to 4 टाइम fortnightly interval during drought period would help to reduce the impact of drought on the crop. क्लियर है। नेक्स्ट क्रिटिकल स्टेज की बात करें तो उस टाइम पे वाटर इसे रिक्वायर्ड होता है। 3 स्टेज होती हैं क्रिटिकल, नंबर 1 जर्मिनेशन, नंबर 2 टिलरिंग, राइपनिंग और स्प्राउटिंग। इन स्टेज पे हमें पानी उसे देना ही देना है। ठीक है। तो इरिगेटिंग क्रिटिकल हो गया। वाटर रिक्वायरमेंट आपको पता लग गई यहाँ पे कितनी होगी, 1500 to 2500 mm। नेक्स्ट एक इसमें प्रैक्टिस की जाती है, डेट इज अर्थिंग अप। तो अर्थिंग अप क्या है, आपने देखा होगा जो शुगर केन है, शुगर केन की जो जड़ें होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, बाहर से यहाँ से निकलने स्टार्ट हो जाती है ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम जो ऊपर साथ की मिट्टी होती है उसको इसके ऊपर तक लगा देते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अर्थिंग अप। तो मतलब उसमें हील बना देते हैं, मिट्टी को उसके साथ लगा देते हैं ताकि वो वहाँ पे उसके सपोर्ट मिल जाए। ठीक है। और इसके अंदर हम पार्शियल अर्थिंग अप करते हैं, और सेकंड इसके अंदर थर्ड ऑपरेशन में फुल अर्थिंग अप कर देते हैं। ठीक है। सो अगर पार्शियल अर्थिंग अप की बात करें तो 45 डेज आफ्टर राइपनिंग हम प्लांटिंग क्या कर देते हैं, इसकी अर्थिंग अप कर देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट फुल अर्थिंग अप की बात करें तो 120 डेज आफ्टर टिलर पॉपुलेशन हम इसकी सेकंड अर्थिंग अप कर देते हैं। देन अगर बात करें डी ट्रैशिंग की, सो डी ट्रैशिंग क्या होता है, अनवांटेड ग्रीन लीव को रेगुलर इंटरवल पे निकालते रहना, जिससे उनकी लोजिंग ना बढ़े। लोजिंग मतलब उसका भार ना बढ़े। ठीक है। शुगर कैन स्टॉक बियर लार्ज नंबर ऑफ लीव। तो शुगर कैन स्टॉक है ना, वो लार्ज नंबर ऑफ लीव को क्या करता है, बियर करता है। नियर बाई 30 to 35 इक्वल नंबर ऑफ इंटरनोड, गुड मेंटेन सिस्टम, उसको मेंटेन करना चाहिए अच्छे से। प्रोपिंग क्या होती है, प्रोपिंग क्या होती है, जो ऑपरेशन ट्राइंग टू लिव्स टुगेदर यूजिंग द, हम क्या करते हैं उसको बांध देते हैं। काफी सारे जो केन है वो गिरे ना, इसलिए हम क्या करते हैं उसको इकट्ठा करके बांध देते हैं ताकि उसके अंदर लोजिंग ना हो। इस प्रैक्टिस को बोलते हैं प्रोपिंग। नेक्स्ट वाटर शूट को हम रिमूव कर देते हैं। तो जो लेट टिलर फॉर्मेशन होती है, जो साइड शूट आती है, ठीक है, जिनको हम रोबस्ट और फास्ट ग्रोइंग बोलते हैं, उनको हम क्या निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हमने बात करनी है, ये रहने देना, इसमें कोई जरूरत नहीं है। बट एक और चीज यहाँ पे, वाटर शूट इफेक्ट। अब वाटर शूट को क्यों निकालते हैं, क्योंकि वाटर शूट है ना, वो एडजस्टेंट स्टॉक को क्या करती है, अफेक्ट करती है, जिससे एक हार्बर इंसेक्ट होता है वो उसके अंदर आ जाता है, और जब वो क्रशिंग होके मिल के अंदर जाता है तो शुगर की क्वालिटी है उसमें क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है। और इस वजह से हम इसको निकाल देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें हार्वेस्टिंग स्टेज की, तो हार्वेस्टिंग स्टेज के लिए इसकी जो फर्स्ट होती है क्रॉप एज। तो जो क्रॉप एज होती है हार्वेस्टिंग स्टेज के लिए, बेस्ड होती है वो मैच्योरिटी पे। फार्मर जो ग्रो करते हैं इसको हार्वेस्टिंग के लिए, उन्हें हार्वेस्टिंग टाइम पे इसे करना चाहिए। क्रॉप मैनेजमेंट इसके अंदर जरूरी है, और इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट भी इसके अंदर जरूरी है। नेक्स्ट अगर बात करें विजुअल सिम्टम की, तो विजुअल सिम्टम इसके अंदर क्या आएंगे, येलोइंग हो जाएंगे, ड्राइंग ऑफ लीव्स हो जाएंगी, और जब गन्ने को हम उस पर पीट करेंगे ना तो मेटालिक साउंड आएगी। तो जब मेटालिक साउंड आ जाए तो हमें पक्का याद हो जाना चाहिए कि वो मैच्योर हो चुका है, और उसको फिर ड्राई कर लेंगे और उसके बाद उसको मील्स में भेज दिया जाएगा। केन के लिए फिट क्या कंसिडर किया जाता है कि उसमें 60% सुक्रोज होना चाहिए और 85% उसके अंदर प्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है। इल्ड की बात करें 60 to 80 टन पर हेक्टेयर इसकी क्या होती है, इल्ड होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके अंदर कौन से पेस्ट आते हैं, उससे कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, और पीक पीरियड क्या है उसके लिए। ठीक है। तो इसके अंदर पढ़ लेते हैं। सबसे पहला टर्माइट। टर्माइट का जो साइंटिफिक नेम है डेट इज ओडोंटर्मस ओबेसस रैम। और प्लांट पार्ट केन के सेट शूट्स और केन इसमें क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। दूसरा क्या होता है, ये ऑल सीजन में प्रॉब्लम करता है, और अंडर ड्रोट कंडीशन तो ये ज्यादा प्रॉब्लम करता है। तो नेक्स्ट इज शूट बोरर। तो जो शूट बोरर है वो, उसका साइंटिफिक नेम है
चिलो इन्फस्टेलस सिनेलेंस। तो इसका जो पार्ट होता है प्लांट पार्ट दैट इज यंग शूट एंड ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ इंटरनोड। ठीक है, पीक पीरियड इसका मार्च जून होता है। टॉप बोरर, ये देखो साइंटिफिक नाम आपको याद करने ही है, इनकी कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो जो टॉप बोरर है उसको हम बोलते हैं शूट एंड ग्रोन अप केन्स, और ये जून टू दिसंबर होता है। रूट बोरर यंग प्लांट्स में होता है अप्रैल टू जून। लीफ होपर लीफ एंड लीफ शीथ में होता है। समर एंड मॉडरेट हाई ह्यूमिडिटी के टाइम पे होता है। फिर लो रेनफॉल और मार्च अक्टूबर में होता है। फिर लेडी बग ब्लैक बग आता है, वो लीफ रोल मोस्टली रेटून, लीफ को पत्ते को मोड़ देता है। प्री मानसून सीजन, जो अभी मानसून चल रहा है नए सीजन में आता है। देन एक स्केल इंसेक्ट होता है, वो इंटरनोड में आता है। ठीक है, वो स्केलिंग कर देता है, दिसंबर में आता है, मई टू दिसंबर। फिर एक मेली बग आता है, तो मेली बग होता है नोडल रीजन, जहाँ नोड्स होती है ना, जैसे ये हमारा वो है, तो यहाँ पे बन गया नोड्स। ठीक है, तो नोड सीजन में आता है वो। देन हमारा क्या है, वाइट फ्लाई। तो वाइट फ्लाई मेनली लीफ को अटैक करती है, और वेल मैन्योर और हैवी क्रॉप अगस्त अक्टूबर में सबसे ज़्यादा इसका अटैक होता है। नेक्स्ट वाइट ग्रब। तो वाइट ग्रब जो आता है रूट लोअर पोर्शन ऑफ स्टेम एंड सोइल, मार्च टू अक्टूबर में इसका सबसे ज़्यादा होता है, और जब हैवी रेनफॉल के बाद ये सबसे ज़्यादा आता है। तो यहाँ हमारा शुगर केन फिनिश होता है। नेक्स्ट हम क्रॉप करेंगे हमारी सोरगम। टिल देन टेक केयर, बाय। और ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो भी क्लास आप अटेंड करते हो, जितनी भी वीडियो क्लास अटेंड करते हो, उसका आपको क्या करना है, उसके नीचे उसमें कमेंट करना है, ताकि वहीं से आपकी अटेंडेंस लगेगी। आपको अपना नाम कमेंट करना है, जिससे मुझे पता चल जाए कि किसने क्लास की है। ओके, ओके, टेक केयर, बाय।